हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तो होना ही चाहिए आपको। हमारी शुभेच्छा भी यही होती है कि आप सब बहुत बढ़िया हो। तो चलिए भाई, आज तो संडे है शायद ना। जीवन में जब आप लक्ष्य बनाते हो ना और उस लक्ष्य पर शिद्दत से चलने की कोशिश करते हो, खो जाते हो, तो फिर पता नहीं चलता ना कि आज संडे है, आज कुछ और है, कुछ फेस्टिवल है आज, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, बस पाना है, कैसे भी करके बस पाना है। तो फिलहाल तो चलिए, हमारे और आपके लिए कैसा संडे, क्योंकि एग्जाम्स डेट आ चुकी हैं लगातार। सीटेट की भी आ चुकी है और कल तो नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक की भी आ ही गई है। हालांकि एग्जाम डेट अभी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आ गई है। आपको अच्छी तरह से पता है कि नवंबर लास्ट तक लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, 25 तक। तो फॉर्म भर दीजिए फटाफट जल्दी से, जो लोग बिहार शिक्षक में इंटरेस्टेड है, जो एलिजिबल है। क्योंकि एलिजिबिलिटी का भी एक क्राइटेरिया रख दिया है इन्होंने कि भाई 6 to 8 में अगर आपको जाना है, खासकर मध्य विद्यालय में, तो आपको सीटेट सेकंड क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब एग्जाम डेट कब आती है ये कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है, कब आएगी। हो सकता है जो पुरानी डेट इन्होंने बताई थी 7 दिसंबर, उसी में करवा ले। वैसे फिलहाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 25 तक तो फॉर्म ही भरवा रहे हैं, उसके बाद 10 दिन बाद कहाँ से एग्जाम करवाएंगे पता नहीं। तो चलिए, बाकी सारे साथी भी जल्दी से आ जाएं भाई। एक बार जो आ चुके हैं मेरे इस अविरल परिवार के सदस्य, आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ, 21 जनवरी तो बेटा सीटेट की है। हाँ, बीपीएससी 2.0 की बात कर रहा हूं मैं। जो बिल्कुल, जो साथी जिनका टारगेट है बीपीएससी 2.0, बिल्कुल लग जाओ, एकदम बढ़िया से मेहनत करना शुरू कर दो भाई, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन पता नहीं कब आएगा। वैकेंसी उस दिन लग रहा था कि 1.5 लाख 1,20,000 देंगे, लेकिन 69,000 समथिंग दिया इन्होंने। तो ठीक है, फिलहाल तो जो भी दिया है, आया तो कम से कम कुछ आई है, तो उसको ग्रैब किया जाए। चलिए, आज मैंने कहा था आपसे लाइव टेस्ट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं। मींस एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप सब करने के लिए? पूरे वीक हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को। आज हम लोग ज्यादा समझेंगे नहीं, आज हम लोग ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे देंगे नहीं, बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। इसके लिए आप सबको बेहतर तरीके से थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन अगर आपकी होगी तभी हो पाएगा, ठीक है। स्वागत है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा चाय के लिए। हाँ, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। अलग अलग एग्जाम है दोनों, अलग अलग एग्जाम है दोनों, दे सकते हो। चलिए भाई, आप सब रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं, एकदम क्वेश्चन पे ले चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और जो आपसे आपको चैलेंज कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आ जाओ, है हिम्मत तो आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे बेटा। पूरे वीक हम लोगों ने पढ़ा है, और बस आज हम लोग टेस्ट लेंगे। तो बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश, मुद्रित समृद्ध परिवेश को कल हम लोगों ने मुद्रित समृद्ध परिवेश के बारे में आई थिंक अच्छे से समझा था कि वो परिवेश क्या है। कल या परसों क्वेश्चन में था। आज पूछ रहा है कि मुद्रित परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय को दीवारों पर लगाना, शिक्षकों को मुद्रित मैनुअल, हैंडबुक्स और गाइड बुक्स उपलब्ध कराना, और बच्चों को सृजनात्मक कार्य के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग गतिविधियां। ऐसा ही प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार फटाफट जल्दी से बताइए जी। इसलिए बेटा कि कभी आपकी सफलता जल्दी सुनिश्चित हो जाए पंकज, ना, इसलिए करता हूं कि आपकी सफलता जल्दी से सुनिश्चित हो जाए। और स्वार्थ भी है कि आपकी सफलता में एटलीस्ट मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, मेरा भी थोड़ा सा इतू सा योगदान किनारे कहीं कोने है। आप लोग कभी याद करोगे तो सोचोगे, कभी जिंदगी के पिछले पन्ने पलटोगे तो याद आएगा कि हाँ, एक ये भी फेज है, एक छोटा सा हिस्सा है, लाइफ का एक टुकड़ा है, जहां सुबह 9 बजे 1 घंटे मिलते थे एक सर। तो बस वो स्वार्थ है, बाकी और ही क्या है, और करना ही क्या है, इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। तो फटाफट जल्दी से आंसर देना भाई, फटाफट जल्दी से आंसर देना एकदम जबरदस्त तरीके से। आज मैंने कहा समझाऊंगा नहीं मैं, आज आपको समझना है, मैं केवल और केवल
फिर से प्रश्न आ रहा है, खामोशियां ग्लो। सीटेट व अपीयरिंग वाले प्रश्न भर सकते हैं, बीपीएससी भर सकते हैं। वाह क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है। अभी लास्ट में चर्चा करेंगे, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, मैंने देख लिया। आप कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मत करना, ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल ही ना करना। चलिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, आप सबने आंसर दे दिया है, आप सबने आंसर दे दिया है कि बी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा यहाँ पे। अभिनव अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछना बेटा, ये वाला अभी आपको समझाएंगे लास्ट में हम कहां से मिल सकता है। सब लोग कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन दे दीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा विद्यालय में दीवारों पर लगा देना। अगला निपुण भारत, कल ये हो चुका था क्या निपुण भारत? कल लास्ट क्वेश्चन तो यही होमवर्क दिया था क्या मैंने इसको कल, ऐसा कैसे आ गया? तो ये है निपुण भारत, NIPUN। निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार है। कक्षा 1 की बात कर रहा है, हालांकि ये कक्षा 2 कक्षा 3 के भी लक्ष्य निर्धारित करता है निपुण भारत, लेकिन कक्षा 1 का लक्ष्य पूछा है। तो कक्षा 1 में जी सिंपल चौहान, अभी आप एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। मेरे पास आज संडे है ना, टाइम है पर्याप्त। और 9 बजे क्लास है, 10 बजे कोई क्लास है आपकी? तो मैं थोड़ा 5 मिनट पहले कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज लाइव टेस्ट हो, तो बीच में कोई बातचीत बिल्कुल ना हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। मैं खुद ही इसलिए नहीं समझाऊंगा आज ज्यादा, तो नहीं तो क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो लास्ट के 5 मिनट में नोटिफिकेशन ले आया जाएगा, बीपीएससी वाला नोटिफिकेशन ओपन कर दूंगा मैं, और फिर उसमें सारे एक एक डिटेल समझा दूंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है ना? इससे चलेगा? चलिए, निपुण भारत मिशन क्या उत्तर हो जाएगा, फटाफट आंसर दो। गुड, बहुत बढ़िया आंसर होगा। आयु उपयुक्त तो अपरिचित पाठ्य पुस्तक में कम से कम 45 सरल शब्दों के बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। 45 सरल शब्दों के बनने वाले छोटे वाक्य को पढ़ लेना, ये कक्षा 1 का टारगेट है, कक्षा 1 का टारगेट है। अगला प्रश्न होगा, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? कोशिश करें, प्रश्न का उत्तर दीजिए। सरल प्रश्न भी आएंगे आराम से, कठिन भी आएंगे, सरल भी आएंगे, पैराग्राफ भी आएगा, कविता भी आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी करेंगे। और एक बार जरा सेशन को सभी साथियों तक सुनिश्चित कर दें कि जितने भी साथी हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं डेली, आज वो उनमें से कोई छूट न जाए आज के लाइव टेस्ट में, क्योंकि आज मैंने कहा ना लाइव टेस्ट होने वाला है। तो आज अपने आप को इवेल्युएट करें, मूल्यांकन करें अपना, आज की हमने अभी तक जो पढ़ा है उनमें से कितना कर पा रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? किसी विषय को सीखने के लिए, देखो कल एक प्रश्न पूछा था हम लोगों ने जहां पे गहन पठन का उत्तर था ना, उसमें क्या था, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, बारीकी से समझने के लिए। आज क्या पूछ रहा है, आज पूछ रहा है सीखने के लिए, बारीकी से नहीं निकालना, आज सीखना है। विस्तृत पठन, स्कैनिंग, विवरणात्मक पठन, स्किमिंग। देखो स्किमिंग मतलब होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, सरसरी निगाह से पढ़ना। यहाँ पे स्किमिंग इंग्लिश में लिखा हुआ, मैंने कहा ना नई हिंदी ऐसे आएगा प्रश्न में, ऐसे ही स्किमिंग इंग्लिश शब्द है लेकिन लिखा हिंदी में है। इसका मतलब होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, कल्पना। और स्कैनिंग का मतलब होता है जहां पर बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, जहां पे ध्यान से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे स्कैनिंग और स्किमिंग तो बिल्कुल हटा दो। यहाँ पे विवरणात्मक पठन और विस्तृत पठन, सीखने के लिए हमेशा विस्तृत पठन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीखने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, विस्तृत पठन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो स्कैनिंग का मतलब होता है गहन पठन, ये है आपका गहन पठन। गहन पठन, इसका उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन निकालना, सूचना निकालना, सूचना निकालना। किसी इंफॉर्मेशन, किसी पठन पाठ जो पाठ्य पुस्तक है या फिर किसी इंफॉर्मेशन कोई भी पेपर है उससे सूचनाएं ग्रहण करना, स्कैनिंग किया जाता है, गहन पठन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता, नए साथी जो है फिर से बता दो उनको, आज संडे का क्लास था, लाइव टेस्ट होगा आज। आज ज्यादा समझाएंगे नहीं, केवल लाइव टेस्ट, मतलब क्वेश्चन आंसर बस। पूरे वीक 9 बजे क्लास होती है, डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा है? मोस्ट ट्रस्टेबल स्टूडेंट,
साक्षात्कार, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है बताना मुझे। पोर्टफोलियो या स्व आकलन। आकलन नहीं होता, आकलन होता है। बताओ विच वन इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। आज प्रगति 10% थी, कल 20% हुई, एक हफ्ते बाद 30% हुई, फिर 50% हुई, यानी कि लिखने की क्षमता बढ़ती जा रही है। पता कैसे चलेगा? आखिर पता कैसे चले? रोज देख के तो लगेगा नहीं। अगर पिछला डेटा होगा, देखो कितना भी वृद्धि हुई हमेशा पिछला डेटा पे निकाला जाता है ना। अगर पीछे का डेटा नहीं पता हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वृद्धि हुई कि ह्रास हुआ, घटा। तो सिंपल सी बात है, साक्षात्कार करके नहीं हो सकता। रूब्रिक्स एक पद्धति होती है जिसके अनुसार पोर्टफोलियो बनाया जाता है। रूब्रिक्स इज अ मेथड। रूब्रिक्स इज अ मेथड, एक पद्धति होती है जिसके अनुसार पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। एंड द टूल इज पोर्टफोलियो। पूछा है कौन सा उपकरण होगा, टूल होगा पोर्टफोलियो। क्या बढ़िया आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, कमाल है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल तुम लोग सीखने आए हो, ऐसा लग रहा है तुम लोग तो एकदम टॉपर हो इस बार। मतलब टॉप सीटेट में टॉप नंबर तुम लोगों में से आएगा किसी न किसी का, देख लेना। चलो, निम्नलिखित में से किसमें आधार पर संप्रेषण का एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? इसके आधार पर क्या लिखा? संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। स्वागत है बेटा, गुड मॉर्निंग। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। आपका ऑप्शन है प्रेषक, ग्रहण करने वाली या वाला, प्रतिपुष्टि या फिर संदेश। बताए। जल्दी से बताएं, फटाफट जल्दी से बताएं। देखिए मैं, ये है रामू, ये है रामू। इसने कहा कुछ श्यामू को, इसने श्यामू से कोई बात कही। क्या कही? संप्रेषण। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इसने इसने इनको कुछ बात करी, इनको कुछ बात बोली। ये कब इनको प्रतिक्रिया देंगे? ये कब प्रतिक्रिया देंगे? जब हम क्या करेंगे? जब ये इस इनकी बात को अंडरस्टूड करेंगे। जब इनकी बात को ये अंडरस्टूड करेंगे, समझ लेंगे, तो फिर इनको प्रतिक्रिया देंगे कि हाँ भैया आपने जो कहा वो सही है। इसे बोलते हैं ये एक चक्रीय प्रक्रिया। संप्रेषण की एक चक्रीय प्रक्रिया बोलते हैं क्या? जब हमारे द्वारा कही गई अगले व्यक्ति को बात समझ में आए और वो उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार वो क्या करे, हमें उसका उत्तर दे। दैट इज कॉल्ड चक्रीय प्रक्रिया। अब ये होता कैसे है? ये होता है प्रतिपुष्टि द्वारा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिपुष्टि। क्या बोलते बेटा? प्रतिपुष्टि। सी वालों बहुत बढ़िया, ए बी डी वालों कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, नया प्रश्न होगा तो कंफ्यूजन तो आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कॉपी नोट बना लो एक बार, ठीक है ना, कि ये जो नए प्रश्न आ रहे हैं उनको नोट्स कर लिया करो कि हाँ ये क्या होता है। तो इसे कहते हैं प्रतिपुष्टि। स्वागत है बेटा, आ जाओ मेरे चीतों, एक बार दहाड़ दो बढ़िया से यार जरा, आज एकदम भौकाल मचा दो, आग लगा दो, आज एकदम लग जाए कि हाँ। और गिनते हैं ना कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए, लास्ट में माइनस मार्किंग निकाल के क्वेश्चन बताना, मुझे आंसर बताना। संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापिका पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? आसान प्रश्न है। कह रहा है कि आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, एक तथा दो दोनों है और प्रत्यक्ष विधि है। पहले कहती तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम पंकज है। अच्छा पंकज नाम है, पापा जी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम बता दिया, XYZ जो भी नाम है, ठीक है ना। तो अच्छा ये नाम, जो तुम्हारा नाम या तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे भाई का नाम, ये नाम जानते हो क्या होता है? यही तो संज्ञा होता है। किसी चीज को आप यदि एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। यही तो संज्ञा होती है। तो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देके जब आप सिखाते हो तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी विधि कहते हैं? पहले उदाहरण देना। क्या क्या? संज्ञा समझाने के अध्यापिका पहले उदाहरण देती है और फिर समझाती है। तो सबको पता है, बच्चे को पता है। ये सी कौन बता रहा है भाई? ये कौन है? ये कौन है? जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को। ये कौन है जो गड़बड़ कर रहा है बीच में? जिनको बेटा एक बात बताओ यार, एक तुम लोग बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ पहले। ये है अलग विधि, ये आगमनात्मक विधि है जहां पे उदाहरण से जाते हैं, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ना, जिसे बोलते हैं क्या है? बोलते हैं सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ना, ऐसे बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि आगमनात्मक विधि यानी उदाहरण से किसकी ओर? सिद्धांत की ओर। ये सारे नाम है।
उदाहरण से सिद्धांत की ओर, और ये कह रहा है इसका उल्टा। अब यार दोनों कैसे हो सकता है भाई? अरे या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि दोनों, अरे ये तो हाँ, ये हाँ ना वाला कौन सा उत्तर होता है भैया? मैंने पूछा तुमने खाना खाया, तो या तो तुम बोलोगे हाँ खाना खाया, या बोलोगे ना नहीं खाया। कह रहे दोनों है, हाँ ना, ये कौन सा उत्तर होता है भला? ऐसे उत्तर कोई देता है? गंदे लोग, बताओ। तो क्या हो जाता है? आगमनात्मक विधि हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराते रहो और सीखते रहो। अगला प्रश्न बताओ। जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए? भाषा, आप जैसा अध्यापक, ठीक है ना, आप लोग भावी शिक्षक हो, तो भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता। देखो ध्यान से, एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट सिखाने के लिए बाकी सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहा है, तो भाषा सिखाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का प्रयोग करता है। यह उपागम क्या कहलाएगा? यह उपागम क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ। गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीखना बहुत जरूरी है, और फुल एक्टिवेशन के साथ, एकदम मस्ती के साथ, एकदम ऊर्जा के साथ सीखेंगे ना, मजा आ जाएगा एकदम। देखना पेपर में आग लगा दोगे। गुड, बहुत बढ़िया। सब कह रहे हैं कि सर बी हो जाएगा, बहुलवादी। यही प्रश्न था ना? हाँ, वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण, बहुलवादी भाषा शिक्षण, अनुशासन विषय अनुसार शिक्षण, या भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। क्या कह रहा है? भाषा। देखो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण यानी बहुविकल्पी भाषा शिक्षण बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुलवादी भाषा शिक्षण ये भी नहीं हो रहा, बहुलवादी भाषा शिक्षण नहीं हो रहा भाई। अनुशासन से कोई मतलब नहीं। भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, क्या कह रहा है? उपागम क्या कहलाएगा? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। हम भी तो यही कहते हैं। आप कहते हो सर एसएसटी पढ़ना होता है हमको, हम कहां से टाइम निकालें हिंदी के लिए? हम कहे भाई कोई बात नहीं ना, एसएसटी को पढ़ते तो हिंदी में हो। जब पढ़ते हो पर्यावरण वहां पे कि पर्यावरण प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वहां देखते रहा करो ना कि पर्यावरण प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। ये रोग होता है, इससे ये बीमारियां देखो वहीं पे पढ़ते समय कि यार ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, यहाँ देखो ये कारक का प्रयोग किया गया है। भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, जितना पाठ्यक्रम आपका है इंग्लिश को छोड़ के, अगर आप हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो हिंदी को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए और हिंदी कहीं भी सीख सकते हैं। ग्रामर पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, इतिहास पढ़ते पढ़ते हिंदी सीखिए ना। उसने कहा कि मोहम्मद गोरी ने ये वाला युद्ध लड़ा फला ईयर में, देखो जरा कौन सा खानवा का युद्ध। बोले यार खानवा, तो ये तो खानवा का युद्ध, युद्ध का नाम है खानवा, संज्ञा हो जाएगी ना, पढ़ो ना संज्ञा सर्वनाम कहीं से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझो। अगला, एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? उत्साही अध्यापक, जो लोग ये सो रहे हैं ना, आधी नींद है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये प्रश्न। वो पहले ही लिखा हुआ है कि एक उत्साही अध्यापक जो एकदम उत्साह से भरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं, यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ आना ही आ रहा है, आओ देख लेते हैं, वरना कहेंगे कि पढ़ ही नहीं पाए, और घर वाले और चिल्लाएंगे पढ़ाई नहीं हो रही, किस को एग्जाम है तुम्हारा। तो लोग बस ऐसे देख रहे हैं बिस्तर बैठे बैठे, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम से कर सकती है, या फिर निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से, या फिर स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर, या फिर साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा। बताओ जल्दी से बताओ कैसे? गुड, उत्साही है, एक्टिव है, तो क्या करेगी? खुद से भी सूचनाएं बनाएगी, खुद से स्वयं निर्मित सामग्री द्वारा अतिरिक्त सूचनाएं। जो किताब मिल गई वही नहीं पढ़ाना है, अलग से भी कुछ देख लो भाई, कुछ अलग से ढंग से देख लो, पढ़ा दो। क्या हो जाएगा? तो स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर। लेखन विचारणीय रूप से जटिल है बेटा, एकदम गजब का आंसर दो। आज होगा लाइव टेस्ट, हर संडे लाइव टेस्ट करें क्या? ऐसे संडे, हर संडे केवल क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, बस आपके आंसर और हमारे क्वेश्चन। जबरदस्त, एकदम आशीर्वाद। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो करेंगे। चलो, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत है? अब आपको अच्छी तरह से पता है कि लेखन
आपके पेडागोजी के अनुसार एक कौशल होता है, लेखन कौशल। और लेखन कौशल की जब हम बात करते हैं तो लेखन कौशल का मतलब होता है कि हम अपने मस्तिष्क से किसी विषय के बारे में सोचकर कितना लिख सकते हैं, ये हो गया लेखन, ये हो गया लेखन। अब कह रहा है ये कि लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है। हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत होती है? अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत होती है? योजना बनाने के लिए काफी समय लगाना, या फिर पाठक के बारे में विचार करना, या लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना, प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान न देना। ध्यान से देखना बेटा, निगेटिव है, इसकी जरूरत नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, और निगेटिव क्वेश्चन है तो आपको पता है ना कि भैया जरूरत तो है योजना बनाने की भी, पाठक के बारे में विचार भी करने की। हमारा पाठक कौन है, किसके लिए हम लिख रहे हैं, कौन पढ़ेगा, ठीक है, उसके अनुसार लिखना है। क्लास 2 के बच्चे के लिए हम लिख रहे हैं और ऐसी भाषा लिख दी है कि वो ग्रेजुएशन वालों को समझ ना आए, तो फिर क्या मतलब है लिखने का? तो सिंपल सी बात है, लिखे हुए को पुनः पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आवश्यक हो तो पुनर्लेखन। कल मैंने प्रक्रिया बताई थी ना, लेखन की सारी मैंने प्रक्रियाएं बताई थी, और अंतिम प्रक्रिया कौन सी थी? प्रकाशन। प्रकाशन के बाद खत्म। तो सिंपल सी बात है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं करना, किसी भी चीज की अनदेखी नहीं करना है। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सी वाला उत्तर हो जाएगा। हम बता दे रहे, तुम ही लोगों के लिए मोटी सी रस्सी लाया हूं मैं रोज कह रहा हूं, मैं किसी दिन लटका दूंगा तुम लोगों को, टेबल फैन में बांध के गले में बांधूंगा रस्सी, और टेबल फैन ठंडी आ रही है चला दूंगा फुल करके। टेबल फैन अपना बहुत तेज चलता है, वो बड़ा वाला नहीं आता फर्राटा, समझ लेना। ये सी का ऑप्शन कैसे हो सकता है जब डी एकदम निगेटिव वगैरह है? कह रहा अनदेखी करना। अगला, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन भाषा कौशल है? नहीं, डिश के नाम है, खाने के डिशों के नाम है। कह रहा कि लेखन, लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। अच्छा, ऐसी बात है। लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। ठीक है, वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता है, पर लेखन में बहुत भलीभांति योजना बनाने की जरूरत है। 4 ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, यूज किया जाएगा। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहला वाला कथन, चारों भाषा कौशलों के नाम लिखे, तो हाँ जी, भाषा कौशल ही तो है ना यार ये। ठीक है, अगला कह रहा है कि लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेखन आनंद के लिए है। अच्छा, लेखन आनंद के लिए होता है। और कह रहे यहाँ पाठक निर्देशित नहीं होता। पढ़ने वाला कौन होता है, हमसे क्या मतलब? जाओ, जिसको समझ में आए आए, ना आए ना आए, हमसे क्या मतलब है? हम तो अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, हम लिख रहे हैं। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ेगा, ना पढ़ना हो तो ना पढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, सी वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम मैच नहीं करता। अगला प्रश्न बताओ, किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? क्या हुआ? किस काम से बचना चाहिए? किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? जल्दी से बताइए। बिल्कुल कर लोगे बेटा, बिल्कुल वंदना। होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उनका सारांशीकरण करना, कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, या फिर विद्यार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप और नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। किस काम से बचना चाहिए? ध्यान से बताइए। संदर्भ समझना, तभी प्रश्न को समझ पाओगे। संदर्भ क्या है? क्या करना है? किसी कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देना। लेखन कौशल संबंधी, लेखन कौशल में होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना,
ईमेल लिखना है तो ईमेल तो लिखोगे ना, लेखन कौशल तो है ना ईमेल लिखना। व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना, उनका सारांशीकरण करना, यह भी लिखने से संबंधित है कि नहीं, लिखने से संबंधित है ना, लेखन कौशल से। कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना और शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट कंपैटिबल विद द आंसर। समझ में आया? ऑप्शन अगला प्रश्न, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेती है। संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषिक है या फिर द्विभाषिक है। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण, फ्लुएंटली, शी कैन स्पीक फ्लुएंटली जापानी, फ्रेंच एंड इंग्लिश। संभवतः वह भाषा शिक्षार्थी है। क्या वो भाषा शिक्षार्थी है ऐसा है इसलिए, एकल भाषी है इसलिए वो बोल लेती है, या फिर बहुभाषिक है या फिर द्विभाषिक है? क्या कहेंगे हम? दो से ज्यादा है ना उनकी भाषा, तो हम क्या कहेंगे? बहुभाषिक कहेंगे। द्विभाषिक तब होता जब एक मातृभाषा होती और एक कोई अन्य भाषा उसने सीखा होता, लेकिन यहां तो ज्यादा है तो बहुभाषिक। जैसे आप लोग बहुभाषिक हैं, पता है ना आप लोगों को। अब पैराग्राफ आ गया, चलो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे ताकि हम पैराग्राफ के एक एक शब्द को शब्दशः समझ पाए, भाव समझ पाए, उसका मूल भाव समझ पाए, सेंट्रल आइडिया समझ पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। रेडी? पढ़े? आप सब तैयार हैं? चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग समझिए, सुनिएगा, ठीक है? स्वागत है बेटा, आ जाओ। मेरे सभी शेर शेरनियों का स्वागत है, जो भी मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं आपके इस अपने अविरल परिवार में, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक बार सुनिश्चित करें कि सभी और साथियों को, या फिर जहां भी जिस ग्रुप में आप हैं, जुड़े हुए हैं, जहां भी व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, उनको एक बार सेशन को शेयर कर दें, या फिर लिंक वहां पे जरूर शेयर कर दें, जिससे कि बाकी सारे साथी भी लाभान्वित हो सके, वो भी अपना मूल्यांकन कर सके। तो चलिए मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ। मेघालय यानी बादलों का घर, बादलों का घर, 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ। मेघालय खासी, गारो और जयंतिया। इट्स अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ इंफॉर्मेशन। सो व्हेन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए? अंडरलाइन कर लेना चाहिए ना। तो कॉपी पे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग पेपर पे। खासी, गारो और जयंतिया पर्वत, हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। कैसी है? मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था हो न हो, भारत में जहां भी जाइए लोग सब जगह एक से ही है। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा अंतर है, यह स्वाभाविक ही है। भौगोलिक स्थितियां ही ऐसा अंतर कर देती हैं। यहाँ के रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के उत्सवों में भी तो यही भावना निहित है। खासियों ने नोंग क्रेम नृत्य, कौन सा? नोंग क्रेम नृत्य को देखने के बाद मांसमाई गांव की गुफाओं के ओर प्रस्थान किया। छोटा सा पैराग्राफ है, कोई संस्मरण है जो लिख रहा है लेखक, अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि मैंने नोंगक्रेम नृत्य देखने के बाद मांसमाई गांव की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया। हाँ कोई बात नहीं कौशिक, कोई परेशानी नहीं। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अनसीन पैसेज, उसमें हुआ है या नहीं वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए पैराग्राफ पढ़ोगे आप तब भी मूल भाव वही है, क्योंकि पैराग्राफ रिपीट नहीं होते ना। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि वही पैराग्राफ आ गया, अरे आ गया, बहुत कम होता है। पैराग्राफ में आपको समझना होता है कैसे उत्तर देने की प्रक्रिया क्या है, क्या उत्तर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ में ऐसा भी होता है कि एक ही पैराग्राफ को 4 बार पूछेगा और चारों बार क्वेश्चन के आंसर बदले हुए होंगे, तो वहां से देखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है? क्योंकि पैराग्राफ आया हुआ पेपर में आया हुआ है आपके, तो जाहिर सी बात है, कई बार कुछ लोगों ने पेपर दिया होगा यही वाला, कुछ लोगों ने कहीं पीवाईक्यू पढ़ा होगा,
हमने भी पीवाईक्यू जो करवाए थे पीछे बहुत सारे, उसमें भी सब किया होगा आपने, तो कहीं ना कहीं तो आया होगा। प्रश्न पहला आपके सामने है बेटा, ध्यान से देखें क्या लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है? बहुत बढ़िया, देखो क्या प्रश्न पूछा। अब यहां इस बात का सबसे ज्यादा दो बातें मैटर करती है। एक तो ये कि प्रश्न कैसा बना, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि प्रश्न कैसा बना। ये बताएगा आपको कि आने वाले पैराग्राफ में जब हम पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में ये भी हो कि पढ़ते समय ये समझें कि वो कौन सी विधा का है, चूंकि पहले पूछा गया है तो हो सकता है पूछ ले, तो ये भी जरूरी है। वैसे यात्रा वृत्तांत है, मैंने आपको खुद ही बता दिया है, समझा दिया था। एग्जाम में समझाने वाला कोई होगा नहीं कि यात्रा वृत्तांत है या नहीं है, तो पढ़ते हुए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है कि नहीं। तो ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है, किसी लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है? लोगों के अलगाववादी दृष्टिकोण के कारण, प्रश्न देख रहे हो, लोगों के शैक्षिक स्तर के कारण, भौगोलिक स्थितियों में अंतर के कारण, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अंतर के कारण। बताओ। अब ये प्रश्न सीधे पैराग्राफ ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अगर आप सीधे पैराग्राफ में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ को पढ़ के अगर आपने समझा है तो उसमें ये बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अब उसको आप निष्कर्ष निकाल लोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भौगोलिक स्थितियों के कारण हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? भौगोलिक, क्योंकि अलग अलग जगह भौगोलिक। अब बात करें उत्तर की, तो उत्तर में जहां ये बात कर रहे हैं आसाम की, वहां तो पहाड़ी है, पहाड़ है, पूरा नेचुरल प्रकृति है, जंगल है, तो वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है। आप अपने यहाँ जहां, अगर आप जहां रह रहे हो, अगर मैदानी क्षेत्र में रहे हो तो वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, मौसम अलग है, तो उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। यह पंक्ति किशोर संकेत करती है। यह पंक्ति, अब अगर आप सोचो कि यह पंक्ति किशोर संकेत करती है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको पैराग्राफ में मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये नहीं लिखा है, वहां ये लाइन लिखी है। अब ये आपको खुद से पैराग्राफ पढ़ के समझना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति के बारे में, स्त्रियों पर सामाजिक प्रतिबंध के बारे में, पुरुषों के जुझारूपन में कमी के बारे में, या महिला पुरुष की असमानता के बारे में। मैं हमेशा बार बार क्यों कहता हूं पैराग्राफ को मूल भाव समझो, मूल भाव समझो, क्योंकि पैराग्राफ से सीधे लाइन बाय लाइन आंसर आ जाए ये बहुत कम होता है, मतलब आधे होते हैं। ठीक है, अभी अभी लास्ट में बेटा बात करेंगे हम, अपीयरिंग ओपेयरिंग की सारी बात अभी लास्ट में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बेचन सिंह, अभी मैं बताऊंगा क्या है अपीयरिंग, पहले ये समझ लोगे तो ये प्रश्न नहीं करोगे, ठीक है ना। पैराग्राफ पढ़ने के लिए पीछे बैक जा कॉपी कर लो, पढ़ लो बेटा। ठीक है, लास्ट के 9:55 9:52 पे मुझे ये प्रश्न पूछना आप लोग, ठीक है। जो भी प्रश्न आपके हैं अभी बचा के रखो, अभी केवल कंसंट्रेट करो, भटकाओ मत अपने आप को भी ना, दिमाग बिल्कुल एकदम स्थिर रहेगा। तो सबको कह रहे हैं कि समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति के बारे में बता रहा है। क्या ऐसा है कि समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति के बारे में बता रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि बेहिचक बतियाती, दुकानों पर सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती। ये कह रहा है कि भाई चूंकि मात्र सत्तात्मक तो नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में उनकी स्थिति काफी अच्छी है वहां पर, जिसकी बात जहां कर रहा है। मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था, पहले हमारे यहाँ क्या थी? पितृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, यानी कि जो अधिकार दिए जाते थे, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। जैसे बेटे की जमीन किसके पास जाती थी? बेटे के पास। पिता की जमीन किसके नाम जाती थी? बेटे के नाम जाती थी ना, बहू के नाम नहीं जाती थी कभी ना, बेटी के नाम। अब क्या है, अब बराबर बराबर बंटवारा होगा। अगर बेटी चाहे तो ले सकती है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, अगर चाहे तो ले सकती है ना। ये भी जो संविधान ने अधिकार दिए उसके आधार पर अगर सत्ता की बात करें तो देखो, भूमि, धन, संपत्ति मां से बेटी को मिलती है, ठीक है ना, मां से बेटी को मिलती है। अभी तक क्या हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, अभी इक्वलाइज किया जा रहा है, संविधान में भी सारी चीजें इक्वल होती जा रही हैं। तो ये अभी तक क्या था? केवल पितृसत्तात्मक व्यवस्था, अधिकार केवल, संवैधानिक अधिकार भी केवल पिता को दिए जाए। अभी देखो, आपने देखा होगा कि घर की मुखिया को माँ को बना दिया गया है। जितने भी स्मार्ट कार्ड या कार्ड बने हैं, जो राशन के कार्ड बने हैं, आप देखोगे ना, खासकर कुछ कुछ राज्यों में, वहां मुखिया, घर की मुखिया को किसको बनाया गया? घर की महिला मुखिया, वहां साफ साफ लिखा होता है महिला मुखिया। तो महिला मुखिया के नाम ही घर का पूरा वो काम होता है, राशन कार्ड वर्ड बनता है,
और इवन की घर भी उसके नाम ही होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो आगे आते हैं, नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? इवन की अभी तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये भी हो गया, अगर आप नया घर खरीद रहे हैं और महिला के नाम खरीद रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उस पर डिस्काउंट भी मिलता है, लोन ले रहे हैं तो उस पर छूट मिलती है। नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? सभी नागरिकों की दीर्घ आयु की, सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा की, शांति और संपन्नता की, संपन्नता, उत्सव मनाने की शक्ति की, बताओ। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। जल्दी से बताइए। नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? शांति और संपन्नता की। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समान लगी? पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समान लगी? पैराग्राफ का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट जल्दी से दीजिएगा। पैराग्राफ में क्या कहा है उन्होंने? उसने कहा, एक लाइन कही है कि बाकी जगह भी तो यही होता है। क्या होता है? फसल कटती है तो हम थैंक यू बोलते हैं, उत्सव मनाते हैं ना फसल के बाद, वो फसल उत्सव क्या है? थैंक यू ही तो बोलते हैं ना, मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तुमने ये वाली फसल हमको अच्छी दे दी, सही सलामत दे दी ना। वो सिर्फ यही सारी चीजें हैं। तो पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समाज समान लगी? अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना ना, अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। सभी लोगों के नाक नक्श एक जैसे नहीं होते, भौगोलिक स्तर पर अलग अलग होते हैं। सभी लोगों का मिलजुल कर नृत्य करना जी नहीं, सभी लोगों का एक सा पहनावा होना बिल्कुल नहीं। ना पहनावा एक है, ना तो नृत्य एक है, ना तो नाक नक्श एक है। एक है तो केवल ये कि हम सभी लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं फसलों के अच्छा होने पे। अलग अलग देखो, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, वो भी इसीलिए है ना। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर आसपास के राज्यों की बात करें तो वहां पे खिचड़ी मनाई जाती है ना। वो खिचड़ी क्या होती है? नई फसल होने पे, नई फसल होने पे एक फसल त्योहार मनाया जाता है। तो हर जगह, हर राज्य में अपने अपने त्योहार है जो नई फसल होने पर अगर सही सलामत होते तो वहां पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, धन्यवाद दिया जाता है। मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? बादलों का घर। मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? बादलों का घर। ऐसा ही होता है, बादलों का घर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंकिता, रजत, आरजू, केशव, गुड, शिवानी, कंचन, साजिया, मानवी, फातिमा, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, फूल कुमारी, गुड। सब कह रहे हैं कि सर डी होगा, मेघ का आलय बराबर मेघालय। मेघ का घर यानी बादलों का घर है ना मेघालय। अगला प्रश्न बताओ, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? बताओ। पर्वत, पंछी, नदियां और ये पवन के झोंके, कोई शरहद ना इन्हें रोके। तो कह रहा है कि पवन का, पर्वत का पर्यायवाची अंबर है। अंबर का मतलब तो आकाश होता है ना, अंबर का मतलब तो आकाश होता है। यहाँ पे गिरि मतलब पर्वत होता है। नीरज मतलब क्या होता है? नीरज मतलब होता है कमल। नीर में जो आए जन्म लेता है वो कमल है। समीर का मतलब होता है वायु, समीर का मतलब वायु। यहाँ पे गिरि का मतलब होता है पर्वत ना। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। कौन सा अलंकार है, जरा कमेंट करके बताएंगे क्या? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। गद्य पद्यांश में अक्सर ये पूछ लेता है। पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? और दूसरा, पर्वत से बना हुआ है पर्वतीय, तो ये पर्वत कौन सा शब्द है? मतलब ग्रामेटिकल देखा जाए तो व्याकरणिक कोटियों में पर्वत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया का संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, क्या है ये? और या फिर अगर हम जब पर्वतीय बनाते हैं तो ये पर्वतीय क्या है, जरा इसके बारे में भी बता देना है थोड़ा सा। आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जरा एक बार हमको जल्दी से बताएंगे कि पर्वत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पर्वतीय बना हुआ है, और ये भी, ये क्या था और ये क्या है, दोनों बताएंगे। उपमा अलंकार, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ई प्रत्यय लग गया, चलिए मान लिया हमने कि ई प्रत्यय लग गया, ये रहा पर्वत में ई प्रत्यय। अब मैंने पूछा कि पर्वत क्या था, पर्वतीय क्या हो गया, जल्दी से बताएं बेटा, सभी साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया।
अच्छे से आंसर देंगे, पूरा समझ के आंसर देंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाएंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है मेरा कि कोशिश थोड़ी देर और कर लीजिएगा कि हमारे साथ बने रहें और एकदम ध्यान ना भटके आपका, क्योंकि गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जरूर भेजेंगे, ये दावा है। कुछ समझ आया? हाँ, उपमा हो गया, ठीक है। अभी ये बताओ, ये क्या है? पर्वत क्या था? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। पर्वती क्या है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। कृदंत प्रत्यय। वाह क्या बात है, कृदंत प्रत्यय। बेटा कृदंत प्रत्यय कैसे हो सकता है? कृदंत में तो कृत क्रिया प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया में लगता है, और पर्वत कोई क्रिया तो होती नहीं है, पर्वत तो संज्ञा है। हाँ जी, पर्वत जो है वो संज्ञा है, और ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। अगला प्रश्न बताएंगे एक और। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा। किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहां लेखन का उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना, या लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग करना। पाठक लेखक कह रहा है, अध्यापक कह रहा है अपने शिक्षकों को कि यार एक लाइन, मतलब कि एक पैराग्राफ पूरा लिखना है, हमको एक कहानी लिखनी है, उसकी शुरुआत की कुछ ऐसी बढ़िया से लाइनें लिख दो ना कि पाठक, जो पढ़ने वाला है ना पाठक, वो मतलब पढ़े तो उसे लगे कि यार बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट हो जाए उससे, कि बिल्कुल पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसी कुछ लाइनें लिख दो। आखिर वो किस तरह के लेखन की बात कर रहा है? वो किस तरह के लेखन की बात कर रहा है? क्या लिखने की बात कर रहा है? किससे संबंधित है? ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। सी। एग्जैक्टली, सब कह रहे हैं सर सी सी सी। इतनी मिर्ची काहे खाते हो भाई, जब इतना सी 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 करना है तो? इतनी मिर्ची क्यों खाते हो यार, जब सी 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 ही करना है तो थोड़ी सी कम खा रहा करो। अगला प्रश्न है, किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने श्रेष्ठ कार्य बच्चों को किस इस तरह से दी गई? किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने श्रेष्ठ कार्य बच्चों को इस तरह, मतलब अध्यापक ने बोला वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, श्रेष्ठ कार्य किया तुमने, कमाल कर दिया। बच्चों को इस तरह से दी गई प्रक्रिया और उत्पाद पर केंद्रित है, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, केवल प्रक्रिया के आधारित है, या उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है? क्या हो जाएगा? गुड। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? प्रक्रिया और उत्पाद। क्योंकि अनुच्छेद देखा हमने, हमने अनुच्छेद देखकर अध्यापक ने श्रेष्ठ कार्य कहा, तो हमने प्रोडक्ट देखा, उसके लिखने की प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। केवल प्रक्रिया, प्रक्रिया तो हमने देखी नहीं, उपचारात्मक भी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर है केवल प्रोडक्ट। भाई बच्चे ने किस तरह से वो रचना की है वो नहीं देखा हमने, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला, और फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा, यानी उत्पाद देखा, और उसी को देखकर हमने कहा वाह क्या बढ़िया किया ना। आपने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करके कोई चीज बनाई बढ़िया से, और हमको आपने पेंटिंग बनाई, हमने देखा पेंटिंग, वाह क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई, तो वो हमने प्रोडक्ट देखकर बोला ना। हमने क्या देखा? आपकी मेहनत का जो फाइनल प्रोडक्ट था उसको देखकर हमने बोला, यानी हमने किस पर केंद्रित किया? प्रोडक्ट पर केंद्रित, उत्पाद पर केंद्रित किया। भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। भाषा के प्रभावशाली आकलन, आकलन मैं कई बार बता चुका हूं कि आकलन क्या है, सबको पता है ना? किसी छात्र के बारे में उसके जो कमियां हैं, उसकी जो अच्छाइयां हैं, वो सब कुछ पता करना। कमियां अच्छाइयां मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी उसके प्रति, जो पढ़ने में नंबर कितना आ रहा है, और बाकी चीजें क्या है, खेलने में, कूदने में, नाचने गाने लिखने पढ़ने, जितना भी है सब कुछ, टोटल सब कुछ के बारे में हम पता करते हैं, और उसे अंक में बदलते हैं। उसे क्या करते हैं? उसे अंक में, यानी उसकी क्वालिटीज को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, और परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें।
चलो अगला, तो सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग करना है। सत्र के अंत में, सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग करना है, या फिर बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना। अभिभावकों को बताने की कोई जरूरत तो है नहीं ना, और ना ही सत्र के अंत में योगात्मक आकलन करने की बात कर रहा है ये, क्योंकि आकलन का तो अलग ही विषय है ना। आकलन तो बिल्कुल बहुत बड़ी वृहद प्रक्रिया, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। तो बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक कल आकलन, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन, केवल ऐसा नहीं है, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग, कह रहा कि क्या शामिल है। बिल्कुल, आकलन मैंने कहा ना एक वृहद प्रक्रिया है। आकलन में मूल्यांकन भी आता है, आकलन में और निदान भी आता है, आकलन के अंतर्गत ही उपचार भी आता है, सब कुछ आकलन में आता है। तो बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है आकलन के अंतर्गत। वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों को व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है, या समूह के पठन की मॉनिटरिंग। देखो यहां लिखा है व्यक्तिगत पठन। व्यक्तिगत पठन मतलब जब एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत, ठीक है ना, उसे कहते हैं व्यक्तिगत पठन। लेकिन क्या है समूह पठन। समूह पठन मतलब होता है जो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। समूह पठन जब एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ता है और सारे दोहराते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। जब एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ता है और सारे दोहराते हैं, कॉपी मुझे बताओ कमेंट पे, कि मॉनिटरिंग करता है, जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण पठन पूर्व, पठन के दौरान, पठन के बाद या स्वयं पठन, ये कहां होगा। सिंपल सी बात है, ये बच्चा जब पढ़ रहा होगा टीचर तभी तो मॉनिटर करेगा और गलतियां होने पर उसे बताएगा। तो ये जो पढ़ने के दौरान ही तो होगा, यानी पठन के दौरान ये प्रक्रिया चलेगी, पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले ये सब नहीं होगा। पठन के दौरान ये प्रक्रिया, ये कह रहा कि यह प्रक्रिया, कह रहा कि संकेत है, यह चरण कब होगा, तो यह चरण पठन के दौरान है। ये चरण पूछा, चरण, ये चरण पठन के दौरान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव। प्रथम भाषा, सब जानते हैं ना प्रथम भाषा क्या है, बच्चे की मातृभाषा ही उसकी प्रथम भाषा होती है। तो बच्चे की मातृभाषा ही उसकी प्रथम भाषा होती है। तो लिखा क्या है, बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। द्वितीय भाषा सीखने समय बिल्कुल भी काम नहीं आती, बिल्कुल भी काम नहीं आती। दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करती है। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूल जाए तभी लाभदायक होता है, ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है। हमेशा हमेशा किसी भी बच्चे के लिए दूसरी भाषा सीखने के लिए पहली भाषा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पहली भाषा आपने नहीं सीखी है तो कभी दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकते आप, समझ रहे हैं ना। पहली भाषा अगर आपने कभी भी, मतलब कि अब पहली नहीं सीखी का मतलब क्या है भाई, एक तो भाषा कोई ना कोई तो सीखोगे ना यार। और हमेशा जो भाषा आपने सीखी होती है अगली भाषा सिखाने के लिए उसका प्रयोग जरूर किया जाता है, गारंटीड है। तो वो हमेशा सहायक के रूप में होती है, बाधा के रूप में कभी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे उत्तर हो जाएगा। डी कौन बता रहा है यार इसमें। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है। सूचना लेना मतलब होता है इंफॉर्मेशन ग्रहण करना, यानी कि समझना। किसी चीज को पढ़कर समझ लेना, अर्थ ग्रहण करना, दैट इज कॉल्ड सूचना लेना। ये बड़े अजीब अजीब से शब्दों का प्रयोग करेगा, उसमें परेशान मत होइएगा, ठीक है, उसमें परेशान मत होइएगा। बड़े अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करता है, कहता है सूचना लेना। सूचना लेना का मतलब जानते हो, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसका इंफॉर्मेशन, उसमें लिखी हुई बात को आपके माइंड में आती है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रैब द इंफॉर्मेशन, सूचना लेना। तो कह रहा है कि सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना, उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा। अनुमान लगाना, तुलना करना, सरसरी तौर पर पढ़ना, निष्कर्ष निकालना। व्हाट इज दिस, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। व्याख्या करने की बात कर रहा है, और व्याख्या तब तक नहीं कर सकते आप जब तक आप लिखी हुई सामग्री को ढंग से पढ़ के निष्कर्ष ना निकालना शुरू कर दें। और निष्कर्ष आप तभी निकाल सकते हैं जब आप उसका बहुत बारीकी से पढ़ के अच्छे से आंसर, उसको अच्छे से समझ लेंगे, तभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी विषय पर। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है, किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है, तो यह डैश है, तार्किक संबद्धता है, जुड़ाव है, बोधगम्यता है, या फिर विन्यास है।
तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन क्या हो जाएगा? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं तार्किक संबद्धता। इसे क्या कहते हैं? तार्किक संबद्धता। भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? लो भाई, कह रहा है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? बताओ भाई। अध्याय के सारांश पर, अध्याय के आए कठिन शब्द पर, अध्याय के व्याकरणिक पहलू पर, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों पर, या फिर महिला अध्यापिका है तो अपने सूट साड़ी मेकअप पर, या पुरुष अध्यापक है तो उसको अपने कपड़ों पर और बाल वाल कंघी वंगी कर बढ़िया है कि नहीं है, इस सब पर मतलब वो भी तो ध्यान ध्यान देना पड़ेगा ना यार, कैसे काम चलेगा? हम्म। ठीक है, तो किस पर ध्यान देना पड़ेगा? भाषा की पाठ्यपुस्तक में नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? गुड, बहुत बढ़िया। अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या है टॉपिक में, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पहले उनसे जोड़ लीजिए। आप सीधे जाके, अब बच्चे को, छोटा सा बच्चा पढ़ने आया है क्लास 5 का 6 का जो भी है, उसे पता ही नहीं है क्या है, और सीधे आके आप पढ़ाना शुरू कर दिए कि देखो बेटा ये जो क्लोरोफिल होती है ना, ये क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या पता उसे क्लोरोफिल क्या है? पहले उसे जोड़ना पड़ेगा ना, पेड़ों से, पौधों से, उनके कलरों से, रंगों से, सारा ही सारा हरा क्यों होता है ना? कल एक कविता पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें एक शब्द आया था हरित रुधिर। हरित रुधिर मतलब हरा खून। तो अगला प्रश्न देखे ध्यान से। लिखा है एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वह जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम कोशिश करूं और बेहतर समझाने की कोशिश करूं। जितना आप अपने आप से पढ़ के सीखते उससे ज्यादा मेरे साथ सीख लें, यही तो मैं कर रहा हूं। यही पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, अभी आपके क्वेश्चंस लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, आपने कहा है कि क्या डीएलएड अपियरिंग वाले 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं? मेरा 4th सेमेस्टर है। साफ साफ लिखा है। चलो बेटा, मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। जरा इस पर आ जाए, बड़े प्रश्न थे, काफी सारे प्रश्न थे, तो मैं आप लोगों को जरा कुछ दिखा दूं। बहुत जरूरी चीज है जो आपको देखनी चाहिए। काफी सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे। एक सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो जिनको जिनको बीपीएससी देना है वो क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे डाल दिया है मैंने, अभी मैं फिर दोबारा पोस्ट कर दूंगा। पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ना है, सरसरी निगाह से नहीं पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, ठीक है ना? लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं बेटा। 10 बजे क्लास है ना आप लोगों की? आज क्लास है कि नहीं पहले बता दो मुझे, तो उस हिसाब से फिर हम देखें। पहला प्रश्न इनका है कि क्या मेरा डीएलएड है और मैं एलिजिबल हूं क्या? देखो यहाँ पे लिखा है मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको जरा और ब्लैक कर लूं अपने आप को। अभी दिखाई देगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे लिखा है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो अर्हता है, सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट, बिहार टेट का पेपर 2। मध्य मतलब 6 से 8। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1। अगर आपको 9 to 10 की परीक्षा देना है, 9 to 10 के लिए फॉर्म भरना है, तो सीटेट वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करने वाले, केवल एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करने वाले एलिजिबल होंगे, पहला। और दूसरा है उच्च माध्यमिक 11-12, यहाँ पे एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करने वाले होंगे, सीटेट पेपर 1 या 2 क्वालिफाई करने वाले नहीं होंगे, केवल एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करने वाले होंगे।
समझ में आ गया यहाँ पे? एक प्रश्न ये भी है। हाँ जी, कुछ लोग पूछ रहे सीटेट अपियरिंग। बेटा सीटेट अपियरिंग का मतलब होता है सीटेट का एग्जाम आपने दे रखा है और एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है और अगला एग्जाम आ गया बीपीएससी का, तो आप उस कंडीशन पर सीटेट अपियरिंग करोगे ना। अभी तो एग्जाम सीटेट की डेट आ गई है 21 जनवरी, तो एग्जाम तो जनवरी में होगा। अगर बीपीएससी ने 7 दिसंबर या फिर दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी यानी सीटेट के पहले ही एग्जाम करवा लिया तो फिर अपियरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अपियरिंग तब अलाउड होगी, अपियरिंग तब फायदा करेगी जब ये बीपीएससी का एग्जाम 21 जनवरी के बाद हो। 21 जनवरी के बाद जाएगा तब आपको ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो अभी इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि अभी तो आपको पहले ही संभवतः ये करवा लेगा, बीपीएससी सीटेट से पहले ही एग्जाम करवा लेगा संभवतः, तो आपके लिए अपियरिंग का कोई वैल्यू नहीं। और बताओ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बताओ कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे ना अभी तक आपके बीच में, आप लोग पूछ रहे थे, तो आप बताओ क्या पूछना है, हम हैं यहाँ पे। नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वैकेंसी कम नहीं है, बस 32,000 के आसपास है, कुल मिला के 32,000 के आसपास है, ठीक है। चलो अभी आ जाएगा। अपियरिंग नहीं लिया, दिल तोड़ दिया। बेटा अपियरिंग कैसे लेगा बताओ? सीटेट में दोनों लैंग्वेज में हिंदी नहीं रख सकते बेटा, सिर्फ एक लैंग्वेज हिंदी चुनना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड, बाकी एक इंग्लिश होगी या फिर कुछ और बताओ, और कोई क्वेश्चन? जितने भी प्रश्न हैं आपके पूछो। बीपीएससी दे सकती है, बस क्वालिफाई होना है सेकंड पेपर में, ठीक है, ओके। बीएड वाले पेपर 1 दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। आवाज आ गई, परेशान ना हो। और बताओ, सेकंड पेपर में 54% है, क्या फीमेल जनरल अप्लाई कर सकती? अच्छा, परसेंटेज के बारे में आप लोगों ने प्रश्न पूछा, देखो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड होना चाहिए। इसमें है ये नियुक्ति, ये हम पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं विद्यालय अध्यापक स्नातक 6 से 8 में, 6 से 8 में कम से कम 50%, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में वर्षीय बीएड जो इस संबंध में विषय संबंध जारी किए अध्यापक। इसको पढ़ लीजिएगा यार आप डिटेल में, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ने के बाद जब ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
इसको मैं भेज दूंगा, पूरा पढ़िएगा, फिर मुझसे पूछेगा एक बार। ऐसे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे।